चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। आवाज आ रही क्लियर हमारी? हेलो स्टूडेंट। यस सर। यस, तो देखिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ रहे थे। पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। पार्ट्स पर मिलियन को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने जाना। इस पर एक क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। कंसेप्ट वही है, ये मत समझिए कि आयंस का क्या है। आप पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए, जिस तरह मैंने समझाया है उसी तरह। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। रफीकुद्दीन, आवाज आ रही है? क्वेश्चन लिख लिया रफीकुद्दीन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिख लिया आपने? जी सर। हाँ चलिए, मैं आप समझा। हाँ लिखिए लिखिए। चलिए मैं समझाता हूं आपको, सारे लोग सुनिए। पार्ट्स पर मिलियन को, अच्छा कल 10 AM में क्लास होगी। कल फिजिक्स की क्लास तो नहीं है आप लोगों की? हेलो। नो सर। हाँ, तो 10 AM में हम लोग क्लास करेंगे 1 घंटे के लिए। हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो डाउट उट होगा, यही कंसंट्रेशन को दोबारा हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल आइएगा, आपका रिवीजन भी होगा, नए नए क्वेश्चन भी देखेंगे आपको। ठीक है, कल 10 बजे इसी पर होगा। ओके अमान, रफीक, सबको समझ में आया? यस सर। तो पीपीएम को
मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। हम आपको हमेशा बोल बोल के मैं थक चुका हूं कि जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे। समझा? यही बेसिक टूल्स है। तो आपको न्यूमेरिकल में 34.2 ppm दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स 34.2 ग्राम ऑफ solute present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सबको समझ में आया ये मीनिंग? आप तो कल भी बताया था आप लोगों को, बोलिए समझ में आया ये मीनिंग? यस सर। यस सर। यस यस। इससे आपको दो डाटा मिल गया। वो दो डाटा ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको, कितनी आसानी होगी अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाए तो। जब मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अब आइए Al2SO4 का मोलर मास कितना होगा? एल्युमिनियम का 27 तो 54 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64 इंटू 3 तो 54 प्लस 342 तो 0.1 मोल। अब आइए आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम हो गया मीनिंग से। टेन टू द पावर 6 ग्राम। मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मैं लिख देता हूं कि आपको सिर्फ स्टडी में आसानी हो। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड, बताइए डेंसिटी गिवन है न्यूमेरिकल में, बताइए तो। यस सर। 1। हाँ अच्छा, मैंने आपको ट्रिक्स भी दिया था, मास वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की जरूरत होगी। तो ये सब आपको कोई टफ नहीं है, मेन बस यही टारगेट कीजिए। आप 4-5 क्लास से कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ रहे हैं और यही बेसिक टूल्स है बनाने का। 10 टू द पावर 6 ml हो गया। बस अब वॉल्यूम से मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम 0.1 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया तो आपके पास आ गया 10 टू द पावर -4m। अब गौर से सुनिए, ये सॉल्यूशन की मोलारिटी हुई। आपको सल्फेट आयंस की मोलारिटी कह रहा है। अच्छा आपको केमिस्ट्री में मालूम है इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब बताइए Al2SO4 में कितने सल्फेट आयन है? 3, मैं बता चुका था। तो 3 है तो 3 को टोटल से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। जब भी आयंस की मोलारिटी कहे तो आप सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल लो और जितना आयंस है उससे मल्टीप्लाइड कर दो। सो द आंसर इज ए ऑप्शन। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताइए। यस सर। यस सर। तो देखिए आपको सब में आपको मीनिंग समझ जाएंगे ना तो आपको प्रोसीड करने में आसानी होगी। चलिए लिख लीजिए सारे लोग।
सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। अच्छा ठीक, ओके। लिख लिया? Yes, sir. यस सर लिख लीजिए। चलिए अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा आप पढ़ाऊंगा अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसे आप पास आउट हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसका दूसरा पार्ट रिडॉक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर के लिहाज से नॉर्मेलिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना है। सबसे पहली बात, नॉर्मेलिटी क्या है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स भी आएंगे, तो सारे लोग लिखिए। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक नया है, ये क्या होती है ये सब समझेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका लेना है, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, और वो लीटर में चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, Yes, sir. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम केमिस्ट्री में डायरेक्ट हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं, तो दोनों नाम आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। समझा? लिख लिया सारे लोगों ने? अब आइए, तो ये नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन हुई। जैसे अभी तक सब में क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स। अब याद रखना, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये अब हम लोग पढ़ेंगे। समझा? तो ये पहली बात तो मैथमेटिकल फार्मूला हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। आगे बढ़ें।
यस सर। अमन रफीकुद्दीन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। अब आइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसका दूसरा नाम ग्राम इक्विवेलेंट है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक ही बात है। देखिए, याद रखने का तरीका, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हुआ, निकालने का तरीका हुआ गिवन मास, जो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ग्राम डिवाइडेड बाई एक नई चीज फिर आएगी, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने कहा ना, नॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे चीजों को जानना जरूरी है। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास की बहुत सारी दो डिफिनेशन होती है। एक होती है ओल्ड डिफिनेशन, एक होती है मॉडर्न। तो आप ओल्ड डिफिनेशन पर मत जाइए, उतना आप वो पूछता भी नहीं है, आपको मॉडर्न डिफिनेशन पर आना है। देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, जिस पर अभी पूरा लेक्चर इसी पर होगा, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पर मैं पूरा भी लेक्चर दूंगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन फैक्टर। ये मत समझिएगा एन का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एक नंबर है बस। एन को ये नहीं कि एन का कुछ नाम होता है, नहीं। दिस इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। अब हम पूरा जो भाषण आज का देंगे वो एन फैक्टर पर देंगे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। और याद रखिए, किसी भी रिएक्शन को शॉर्टकट तरीके से बैलेंस करने का जो तरीका है, उसके लिए जरूरी है आपको एन फैक्टर मालूम हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालने आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला मोलर मास, तो सबका मोलर मास तो मालूम ही होता है, उसको एन फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा। ये याद रखिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया कि नहीं आया समझ में, ये पहले बताइए। यस सर। अब हम वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हो गया सर। टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, यानी एन फैक्टर। अब एन आप स्मॉल लिखिए, कुछ भी लिखिए, उसमें नंबर 1 वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट। ये सबसे आसान है, ये आपको मालूम ही होगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, आपके पास वैलेंसी फैक्टर है, आपके पास इक्विवेलेंट वेट। चलिए बताइए, सारे लोग बताइए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये सबको मालूम है ना? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, यस सर। 2 होती है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाई 2, बस हो गया, आसान है एकदम बेसिक से। चलिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, मोलर मास 23/1, देखो इक्विवेलेंट वेट आ गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, 2। देखिए, नई चीज है, पढ़िएगा तो आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो आसान चीज भी टफ लगती है बस। सर 12 हो जाएगा। हाँ बोलिए हमाद। यस सर, समझ में आ रहा। हाँ, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 35.5/1, 35.5। पहले लिखिए। हम क्या नाम, रफीकुद्दीन बाबू आ रहा है आपको? सर जी सर। गुड।
लिख लिया ये टेबल? सही ना। ये सब हो गया। जैसे आपको कोई कहे O2 का बताओ एन फैक्टर, उसी के नीचे लिखिएगा O2 का एन फैक्टर। सारे लोग बताइए क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। सो 4। 4। गुड। मोलर मास 32/4 82। आपको जितना क्लोरीन है, क्लोरीन का 1, Cl2 है तो 2 कर दीजिए। 71/2 35.5। समझा? आपको कुछ भी दिया रहे, आपको एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, वैलेंसी रहे उससे 10 डबल कर दीजिए आप। समझा? H2 है तो H2 की वैलेंसी 1 तो 2, 2/2 1। बोली किसी को एतराज तो नहीं आया समझ में कि नहीं आया? Al है वैलेंसी 3, 27/3। तो एकदम बेसिक से चलिए, एलिमेंट या मॉलिक्यूल की कहे तो आप जो पढ़ चुके हैं वही वैलेंसी होगी। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। लिख लिया आप लोगों ने? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। अब आइए केस सेकंड। अच्छा, ए लिखा था, ए बी। वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस। तो इसकी ये कैसे निकालते हैं? तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब हम माइनस को नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। जैसे अगर आपके पास आयंस दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर है और इक्विवेलेंट वेट है। जैसे देखिए सारे लोग, आपको दे दे Ca+2 तो चार्ज 2 है तो वैलेंसी फैक्टर 2, मोलर मास 40/2 20। O पे 2 माइनस है, वैलेंसी फैक्टर 2। हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लिखा गया है 16/2। कितना आसान आसान है। आपको Al+3 है, 3 है 27/3। रफीकुद्दीन आ रहा है समझ में? जी सर। आपको सल्फेट आयन है तो आपको 2, मोलर मास आप निकाल लीजिएगा, हम मोलर मास को m मान लेते हैं, m/2। आपको PO4 3 माइनस है, 3 है m/3, मोलर मास आप निकाल लीजिएगा। आपको NO3 माइनस है, इसका इनफैक्टर कहिए 1, m/1। आपको कोई कहे कार्बोनेट आयन है, 2 है m/2। आपको कोई कहे NH4 प्लस है, अमोनियम आयन 1, m/1। बोलिए आया या नहीं आया सबको समझ में? तो आयंस का एन फैक्टर चार्ज के बराबर होता है। लिखिए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सर मैग्नीट्यूड मतलब आपने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि हमको साइन नहीं लेना है, हम नेगेटिव नहीं लेंगे। फिजिक्स वेक्टर पढ़ा है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विदाउट साइन। यस सर। -2 है तो हम 2 को लेंगे, साइन को नहीं लेंगे। इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ओके।
सर लिखिए। लिख लिया रफीकुद्दीन अमान सब लोगों ने? यस सर। सर लिख लिया। सी पार्ट आइए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। देखिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होगा, गौर से सुनिए कैसे निकालेंगे। इट इज इक्वल टू, इसमें भी चार्ज की बात होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन या एनायन। बस इसको अच्छे से देखिए पहले सारे लोग। आपके पास अब कंपाउंड की बात हो रही। कंपाउंड जब रहे तो आपको चेक करना कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। वैलेंसी फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। बताइए NaCl सॉल्ट होता है। देखिए NaCl पर तो चार्ज नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखा गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कंपाउंड, नहीं, क्योंकि सॉल्ट में आयंस होते हैं, जैसे Na+Cl-। बताइए आया कि नहीं समझ में? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। तो चार्ज कितना है, +1 या -1, दोनों में से कोई एक लेंगे तो m/1 m के बराबर होगा। इसलिए लिखा गया इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन, दोनों में से किसी एक। जैसे अगर आपके पास NO2SO4 है, सोडियम पर +1 होता है, कितने सोडियम है? 2, m/2। बस आपको पहचानना है ये सॉल्ट है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपका ध्यान इतना होना चाहिए कि आपको ये मालूम हो जाए कि ये सॉल्ट है। समझा? यस सर। K2SO4 पोटेशियम पर +1, 2 पोटेशियम है। और ऐसे भी आपको मालूम है सल्फेट पर 2- होता है। बतवा बराबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज ही होगा, वरना कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं। लिखेंगे नहीं, यहाँ ध्यान दें। आपके पास सॉल्ट है, वैलेंसी फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। आपके पास BaCl2 है, तो बेरिलियम पर 2 चार्ज आएगा, +2 m/2। AlCl3 है, Al पर +3 मोलर मास बाई 3। Al2SO4 3, और से देखिए Al पर +3, कितने Al हैं? 2, तो 6 m/6। बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। ये दोनों आया, AlCl3 Al2SO4 3 आया, सबको समझ में? यस सर। ध्यान दीजिए अच्छे से। आपको कुछ भी दे दे, इस पर आपको आना चाहिए। PbCl2 Cl2 बस 2 कर दीजिए m/2। FeSO4 सॉल्ट है, +2 m/2।
Fe2SO4 3। इसको जब ब्रेक करेंगे तो आयरन पर +3 आएगा। कितने आयरन है? 2, तो 2 6, तो M/6। चार्ज जितना केटायन पर होगा उतना एनायन पर होगा। बताइए इस वाले स्लाइड में किसी को डाउट है? बोल ही ना। अमन, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सॉल्ट का एन फैक्टर, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे देगा इसका एन फैक्टर क्या है। अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा, जल्दी लिखिए आप। लिख लिया गया तो बताइएगा। सर लिख लिख लिया लिया। सर। सर लिख लिया। गुड। M is the molar mass. आपको मालूम है इसको कार्नल लाइट कहते हैं। इसको पोटाश हेलन कहते हैं। सर फर्स्ट का भी होगा। फर्स्ट का बी, अच्छा ओके। रफीकुद्दीन भाई आप बताइए।
अमन अनीस नहीं बता बी होगा। बी होगा। अच्छा गुड, थैंक यू। अच्छा बी होगा। अच्छा, एक बात बताओ, KCl है, MgCl2 है, .6H2 है। सॉल्ट का इन्फेक्टर केटायन या एनायन पर चार्ज, बताओ यहाँ केटायन पर कितने चार्ज हैं? +1। या MgCl2 पर कितने? +2 सर +2। तो फिर इसका इन्फेक्टर 3 होगा पूरा कंपाउंड मोल, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा मोलर मास बाय 3। अब मोलर मास, सबका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ऐड करके। इसको 12th में कहते हैं डबल सॉल्ट। दिस डबल सॉल्ट इज कॉल्ड कार्नालाइट। एडिशन कंपाउंड में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड आर 2 टाइप्स, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोई टफ तो नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, चार्ज को देखना, यहाँ K प्लस यहाँ Mg। कोई कहेगा हमने एनायन को देखेंगे तो Cl पर -1, 2 क्लोरीन है -2 बतवा बराबर -3 मैग्नीट्यूड 3। बताइए तीनों सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया। यस सर। रफीकुद्दीन भाई आया? यस सर। ओके, तो लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लीजिए, +1 +2 लिख लिया आप लोगों ने? चल, तो इस बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए आप। और शारिक आवाज आ रही है? हेलो शारिक, आवाज आ रही है? शारिक, कैन यू हेयर मी? हाँ बताइए, अमन वगैरह सब आंसर दीजिए। डी। हाँ डी M/8। सर डी। डी, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। चलिए, कुछ तो बताया आप लोगों ने। K2SO4 .Al2SO4 3। क्वेश्चन कैसा भी हो, आंसर आपको ये आना चाहिए कि यहाँ +2 चार्ज है, 2 K है, यहाँ 6 है, दोनों को निगेटिव में भी करोगे तो -8 ही आएगा। इक्विवेलेंट वेट M/8 आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना? अरे बोलिए। नो सर। हाँ देखिए, आपको आना चाहिए। अब आइए, तो ये सॉल्ट का एन फैक्टर खत्म। अब आइए, डी पार्ट। यहां से समझें कि अगर आपको कहे वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, तो बेस की डिफिनेशन ये होती है, सारे लोग लिखें, गौर से सुने पहले। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। आपको मालूम, बेस में जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसी को बेस कहते हैं। अरे बोलिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। इसी को जानते हैं क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? ACDT। देखो कहीं पर तब तुम सेल्फ स्टडी करोगे बुक में तो लिखा रहता है एन फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल टू ACDT। एसिड नहीं, ACDT। अब कोई पूछे व्हाट इज द ACDT, तो यही डिफिनेशन बोलो। इट इज ACDT इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। उसमें जितने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे वही उस बेस का एन फैक्टर होगा। दिस इज वेरी आसान। तो देखो, जब कंपाउंड रहेगा तो आपको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो बेस
इन्फेक्टर इक्विवेलेंट वेट, जैसे NaOH है, बताइए NaOH में कितना OH है? अरे बोलो ना। सही। इसका वैलेंसी फैक्टर 1, मोलर मास बाई 1। बस आपको पहचानना है, यही इसकी एसिडिटी हुई। लैंग्वेज की भी मीनिंग समझें। आपको कोई कहे AlOH3, बताओ कितना इन्फेक्टर होगा? 3, M/3। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ Yes, sir. MgOH2 है, कितने OH हैं? 2। 2। मोलर मास बाय, हाँ, इक्वल एंड मोलर मास बाय 2। कुछ भी आपको कहे, दिस इज आसान। कुछ भी कहे CaOH2 तो कहिए इन्फेक्टेड 2 M/2। समझ रहे ना मेरी बातें? कुछ भी कहे आपको KOH है 1 M/1। बस आपका क्वेश्चन करते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। ये केस वाइज पढ़ाया जा रहा है कि बेस क्या होता है। बेस का इन्फेक्टर OH को देख कर देते हैं, उसी को एसिडिटी कहते हैं। समझा? ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड जब रहे तो आपको चेक करना है कि वो सॉल्ट है या एसिड है या। समझा कि नहीं? चलिए लिखिए तो इसको। बेस का ही पढ़ाई हुआ है बाबू, एसिड का नहीं पढ़ाई हुई है। एसिड का भी पढ़ोगे भाई। हाँ तो बेस लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. ये भी लिख लीजिए उसी के नीचे। लिख लिया? यस सर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। बेस का इन फैक्टर का कंसेप्ट ये भी है, मैं नोट में लिख देता हूँ। इन फैक्टर ऑफ बेस कहीं कहीं पर ये भी होता है, इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ H+ एक्सेप्ट। चूंकि बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको भी बेस कहते हैं, एक्सेप्टेड। या तो हाइड्रोक्सिल आयन हो या वो H+ को एक्सेप्ट करे। जैसे अमोनिया, अमोनिया में तो OH नहीं है। समझा? यहाँ ध्यान दें, अमोनिया में OH तो नहीं है, अमोनिया बेस होता है, आपको मालूम ही है। तो अमोनिया में देखिए एक लोन पेयर है तो ये एक H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो M/1। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था हाइड्राजीन NH2NH2, 2 लोन पेयर है, 2 H+ को एक्सेप्ट करेगा, M/2। तो दिस इज वेरी मिसलेनियस। बहुत सारे पढ़े रहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन लोन पेयर को भी देख के, जितना लोन पेयर होगा उतना वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे रफीकुद्दीन, अमन, अनीस, शारिक, सबको आया समझ में?
जितना लोन Yes, पेयर sir. होगा उतना वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये भी उसका एन फैक्टर हुआ। एक ये है कि जितना हाइड्रोक्सिल आयन दे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल का मतलब ही होता है हाइड्रोक्सिल आयन देना। कल सुबह 10 बजे कंसंट्रेशन टर्म का ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन का डिस्कशन है, प्रैक्टिस है, जिसको आना है आइएगा। ये मीटिंग आईडी यही रहेगी। Yes, sir. अब आइए ई पार्ट, एन फैक्टर ऑफ एसिड। It is equal to number of replaceable H प्लस, जो H प्लस दे मतलब H प्लस। तो एसिड की डिफिनेशन भी ये होती है प्रोटॉन डोनर, समझा, मतलब विच गिव्स H प्लस। और इसी को हम बेसिसिटी कहते हैं। कोई भी क्या बेसिसिटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। कहीं पर डायरेक्ट लिखा रहता है व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ एसिड, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी स्टूडेंट को हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए आपको लिख दिया गया एसिड का एन फैक्टर H प्लस के बराबर होता है। अरे बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। अब देखिए HCl है, बताइए सारे लोग इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? So 1. 1। ऑब्वियसली एक H प्लस होगा, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय 1। ओके, बताइए H2S का एन फैक्टर कितना होगा? एसिड का एन फैक्टर So 2. 2 होगा। गुड। 1 होगा सर। अरे 1 क्यों होगा? 2 H प्लस है ना, अल्लाह राम करे भाई, H2S है। बताइए HNO3 का एन फैक्टर कितना होगा? So 1 होगा। 1. 1. 1 ही होगा। बताइए H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। बोलिए 2। ठीक है। 3। H3PO4 So 3 होगा। H2SO3 H3PO3 यहाँ 2 होगा। इसका रीजन मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है।
H3PO2 1। 1 अब देखिए यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नीट IIT तो 10-12 दफा पूछ चुका है, जब से IIT बना है 12-14 दफा पूछ चुका है, नीट भी बहुत दफा पूछा है। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि तीनों में 3 H हैं, लेकिन अलग अलग फैक्टर आ रहा है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, कि आपको कंसेप्ट मालूम हो जाए कि हाँ इसमें रीजंस क्या हैं। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, एक ही एक्सेप्शन है बस जो मैं बताऊंगा, ये एक्सेप्शन नहीं है। समझा कि नहीं? अब लोग कह देते हैं एक्सेप्शन है, लेकिन कंसेप्ट है ये। आपको एसिड की क्या डिफिनेशन होती है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो ये एसिड का इनफैक्टर H+ के बराबर होता है। पहले लिख लीजिए यहाँ तक। हो गया सर। गुड़िया गया। सर हो गया। यस अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, सारे लोग ध्यान दीजिए। गौर से सुने, केमिस्ट्री में आपको ये बात जानना होगा कि अब थोड़ा सा डिटेल में समझिए। एसिड 2 तरह का होता है। अगर आप चाहते हैं रीजन अच्छे से दिमाग में आए, एक को कहते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड की पहचान होती है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। जैसे आपके पास HCl, H2S वगैरह वगैरह। यहाँ जो एन फैक्टर होगा वो ऑब्वियसली नंबर एसिड है तो H+ के बराबर ही होगा, और H+ एग्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर होगा। हाइड्रा एसिड में H+ हाइड्रोजन के बराबर होता है। अब आइए ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की डिफिनेशन होती है जिसमें नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन हो प्लस हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO3 4 वगैरह वगैरह। अब ध्यान दीजिए, इसका भी एन फैक्टर तो वही होगा जो H+, लेकिन याद रखिए इसका H+ नंबर ऑफ OH, OH माइनस नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। बेस कहते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पर मैंने OH लिखा है, OH से ही H+ निकलेगा। नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ये कंसेप्ट समझिए। स्टूडेंट के बीच में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, किसी से भी पूछा जाए कि H2SO4 कितना H+ देगा, 2, पूछेगा क्यों तो बोलेगा 2 हाइड्रोजन है। गलत।
ऑक्सी एसिड में ये 2H प्लस 2OH की वजह से दिया है। हाइड्रा एसिड में H प्लस हाइड्रोजन की वजह से होता है। अगर इसी में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि H2SO4 रिलीजेस 2H प्लस, व्हाट इज द रीजन, ऑप्शन बेस्ड दे दिया जाए तो 90% स्टूडेंट लिखते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन। इस कंसेप्ट को भूलिए। एसिड कितना H प्लस दिया वो हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करता है और OH पर भी डिपेंड करता है। हाइड्रा एसिड है तो H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, ऑक्सी एसिड है OH पर डिपेंड करेगा। अब आइए, पहले यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया, पहले बोलो सब लोग। यस सर। अरे सारे स्टूडेंट को समझ में आया? यहां तक आया? यस सर, आ गया। हाँ। अरे रफीकुद्दीन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आया? यस सर। हाँ, तो मेन कंसेप्ट ये है। अब पहले इसको लिखो तुम, सारे लोग इसको लिखें। लिख लिया? सर आपने ऑक्सी एसिड में लास्ट लाइन क्या लिखी है सर? नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ओके सर। नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, OH है। सर हो गया। गुड। अब सुनिए, केमिकल बॉन्ड जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सिखाऊंगा, लेकिन अभी कुछ बातें आई हैं तो उसको समझ लीजिए कि आपको बगैर रटे हुए सारी बातें आ जाएं। एक ट्रिक्स याद रखिए कि हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सी एसिड में कितना OH है। तो मैं एक फंडा सिखा रहा हूं, गौर से सुनिए। एक्सेप्ट, या पहले समझिए, ऑल ऑक्सी एसिड इन ऑल ऑक्सी एसिड, गौर से सुनिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ OH के बराबर होगा। बोलो क्या बोला, सारे लोग मिलके बोलो। इन ऑल ऑक्सी एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? OH के बराबर। OH के बराबर। हाँ, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में ऐसा नहीं है, इसलिए कंपटीशन का फास्फोरस वाला जो ऑक्सी एसिड है ये हर टीचर का फेवरेट टॉपिक है। ये बाकी सब में रटना ही नहीं है, इसमें भी नहीं। मैं ऐसे तो ये सब चीजें मैं केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा आपको। याद रखो, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना OH। ऑक्सी एसिड फास्फोरस में जब भी कहे तो देखो उसके लिए स्ट्रक्चर बना लो, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका P डबल बॉन्ड O दो, एक OH दो, बाकी दो बॉन्ड को छोड़ दो। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम P डबल बॉन्ड O OH लिख देंगे, बाकी जरा जैसे मिसाल लो H3PO4 है, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, 3 हाइड्रोजन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 3 OH ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। P डबल बॉन्ड O OH ड्रॉ कर दिया, दो बॉन्ड को छोड़ दिया। अब बताओ कितने हाइड्रोजन बचे इसमें, जल्दी बोलो। सारे लोग डिस्कशन में पार्ट लो। अब कितने हाइड्रोजन बचे?
सर सब दो। ऑक्सीजन कितने बचे? दो। ऑक्सीजन सर दो। दो। दो दो हाँ, तो बस दो ऑक्सीजन तो दो OH, बस खल्लास। तो 3 OH हैं, इसीलिए 3H प्लस दिया। तो यहाँ 3 है तो 3 OH भी है, n फैक्टर 3, देख लो। लेकिन अब यहां से H3PO3, P डबल बॉन्ड O, एक OH ड्रॉ कर लिया, सिंगल बॉन्ड दे दिया, एक OH और एक H, 2 OH हैं इसमें, इसीलिए इसका n फैक्टर 2 है। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। ऑक्सी एसिड का n फैक्टर H प्लस है, वो OH पर डिपेंड करता है। पूछे H3PO3 2H प्लस दिया 2 OH की वजह से। तो स्ट्रक्चर का ट्रिक्स आपको केमिकल बॉन्ड में तो बहुत मजा आएगा। यहां ध्यान दें, H3PO2 है आपके पास, तो P डबल बॉन्ड O, OH, बस खत्म। देखिए एक H, n फैक्टर, इसीलिए इसका 1 है। अब H2SO4 में स्ट्रक्चर मत बनाओ। अब देखो फास्फोरस, डायरेक्ट बोलो इसमें 2 OH, 2 हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट कहो 2 OH होगा। कैसे ड्रॉ भी कर लो, 2 OH डायरेक्ट। अब इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही नहीं है, फास्फोरस वाले में बस याद रखो। ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, लेकिन याद रखो इसमें ड्रॉ करना ही नहीं। 2 हाइड्रोजन 2 OH होगा। H2SO3 डायरेक्ट कहो 2 हाइड्रोजन है 2 OH होगा। ये सब ट्रिक्स याद रखो। HNO3 है, एक हाइड्रोजन है, एक OH होगा, याद रखें आप। फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर, लेकिन ये नजरिया चेंज कर लीजिए कि H2SO4 2H प्लस देता है 2 हाइड्रोजन की वजह से, नहीं 2 OH की वजह से देता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। एक ही एक्सेप्शनल केस है बस, बोरिक एसिड, आपको ग्रुप 13 में है। बोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3, इसका n फैक्टर है 1, जबकि इसमें 3 OH हैं। इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा। पूरे ऑक्सी एसिड में एक ही एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही ज्यादा पूछता है। बोरिक एसिड एक ही है, और 11th के एनसीईआरटी को पढ़िए, ग्रुप 13 उसमें है। ये जो लोग बोलते हैं 3PO4 में 3 उसमें 2, ये इट इज नॉट एक्सेप्शन। ऑक्सी एसिड का कंसेप्ट ही यही है कि वो OH पर डिपेंड करता है, उसका H प्लस, हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैंने आपको ये भी फंडा सिखा दिया, देखो गौर से सुनो। बोरॉन है, 3 हाइड्रोजन तो 3 OH है, लेकिन फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में आपको वहां 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। बाकी ये केमिस्ट्री में याद रख लो कि ऑल ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना OH उतना H प्लस। लेकिन एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस, फास्फोरस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका ही यही है। P डबल बॉन्ड O, एक OH ड्रॉ कर दो, बाकी 2 बॉन्ड छोड़ दो, रिक्वायरमेंट के लिहाज से लगाओगे। क्या फंडा आपको अब समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? यस सर। लेकिन मेरा, आप देखिए, ये तो फंडा सीखा। अब आप इतनी दफा प्रैक्टिस कर लो ये तीनों पर, अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आप स्ट्रक्चर बनाने लगे। ये तो मैंने इसलिए समझाया कि आपको ये ना लगे कि टीचर रटवा रहा है, लिख रहा है, कंसेप्ट नहीं समझा रहा है। आप इतनी दफा समझ लिया अच्छे से, हाँ ये 3 क्यों हैं। अब इतनी दफा पढ़ लो कि तुम्हें याद रहे, बाद में ये नहीं ओ शिट भूल गए। ये आप ड्रॉपर बैच में काम नहीं है। ये आप अगर आप करते हैं तो ये आपकी गलती है। ये 11th 12th नहीं है कि स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रहा है, हाफ ईयरली चल रहा है तो उस वक्त बहाना स्टूडेंट करते थे। नहीं, ड्रॉप कर रहे हैं तो अपने आप को पूरा लगाइए। इतनी दफा पढ़ लीजिए कि देखते ही आपके माइंड में आ जाए कि यहाँ क्या फंडा है। आप एक दफा पढ़िएगा तो वही भूलिएगा, ओ शिट करते रहिएगा, बाल नोचते रहिएगा। हाँ सर इसमें ये था,
ये सब अब ड्रॉपर की कहानी नहीं है। ड्रॉपर में मेहनत मांगता है। अगर आप ड्रॉप किया तो मेहनत कीजिए, एक एक चीज को 10-10 दफा पढ़िए, लिख लिख के दागिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सबका स्ट्रक्चर ही बनाने लगे। दूसरा आदमी है, उसके पास कंसेप्ट नहीं, उलट के याद कर लिया, वो टिक मार दिया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कंसेप्ट भी समझना है और याद भी कर लेना है, इतनी दफा पढ़ना है। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो मैंने फंडा सिखाया आपको, कंसेप्ट क्या है। ऐसे भी ये केमिकल बॉन्ड में आता है, लेकिन मैंने पहले समझा दिया कि आपका नजरिया चेंज हो कि ऑक्सी एसिड में H+ OH पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी कि सर हम OH कैसे समझेंगे, तो अब मत स्ट्रक्चर बनाओ। फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन होगा उतना OH होगा, उतना H+ होगा। फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड का ये फंडा है। लेकिन ये फंडा सही नहीं है कि ऑक्सीजन में जितना हाइड्रोजन उतना H+ नहीं, इसलिए कहा गया हाँ फास्फोरस को छोड़कर तुम लगा सकते हो, लेकिन यहाँ H2SO4 में भी फंडा यही है। ये तो ट्रिक समझाया जा रहा है, जितना हाइड्रोजन उतना OH उतना H+, ये समझाया जा रहा है। लेकिन अगर रीजन कोई पूछे कि H2SO4 2 H+ रिलीज किया ड्यू टू 2 हाइड्रोजन, नो, ड्यू टू 2 H+, ड्यू टू 2 OH। फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना OH, उतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। फास्फोरस का फंडा मैंने सिखा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये लिख लिया था आप लोगों ने? चलिए यहां से लिख लीजिए। यस सर। अरे रफीकुद्दीन, सबको समझ में आया? यस सर। अरे रफीकुद्दीन भाई आया, अमान शारिक। यस सर। आ गया। बहुत अच्छे आदमी आप लोग हैं, लिखिए। जो बात टीचर समझा रहा है उसको याद रखिए। ड्रॉप कर रहा है तो मेहनत कीजिए, ये नहीं कि अरे घर पर बैठे हुए पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन है पढ़ लेते हैं, क्या है। नहीं, पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़िए। और ये H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये नीट और IIT के टीचर का फेवरेट क्वेश्चंस है। ये एक दफा नहीं 10 से 12 दफा पूछ चुका है ये। सर कर लिया नोट।